सो बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये जो है ना चैप्टर का नाम है, जो चैप्टर 8 चल रहा है आप लोगों का। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दो डिफरेंट वर्ड्स है। When we say dissolution of partnership firm, it would mean the जो firm है all together खत्म हो गई। Dissolution of partnership is nothing but reconstitution of the firm। क्योंकि यहाँ पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है। पार्टनरशिप मतलब उनके रिलेशन जो डिसॉल्व हो रहे हैं, फर्म नहीं खत्म हो रही। तो इस केस में अंदर जो है वो आएंगे तुम्हारे बेसिक एडमिशन, रिटायरमेंट वगैरह। और जब हम कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि फर्म ऑल टुगेदर खत्म हो चुकी है, तो दैट इज क्लोजर ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस ऑल टुगेदर हमने बंद कर दिया है। तो जब बिजनेस बंद होगा तो एज अकाउंटेंट मेरा क्या काम होगा? एज अकाउंटेंट मेरा ये काम होगा कि कोई भी लेजर खुला ना रह जाए, लास्ट तक सारे लेजर क्लोज हो जाए। ठीक है ना? सो मैं अभी प्रैक्टिकल एंगल पे आऊंगा इसके, नॉट द थियोरेटिकल एंगल पे जो हम पहले ही कर चुके हैं। मतलब थियोरेटिकली हमने करा। इसके बाद कुछ टॉपिक लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन एंड पार्टनरशिप, जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसके अलावा था हमारा कि व्हाट आर द केसेस इन व्हिच डिसोल्यूशन कैन हैपन, लाइक डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, डिसोल्यूशन बाय नोटिस, है ना, और बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, और हैपनिंग ऑन ऑफ एनीथिंग इन द गिवन इन द डीड। तो वो एक थियोरेटिकल एंगल है जो आपको पढ़ना होगा। दूसरा व्हाट इज फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट, तो ये थियोरेटिकल। एंड लास्टली द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, जो इंपॉर्टेंट चीज थी, जो सेक्शन 49 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 49 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि जो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट है वो कैसे करने, और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये 1 मार्कर या किसी में भी आ सकते हैं। तो लेट्स सी इस सेटलमेंट को समझ लेते हैं। तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स अंडर सेक्शन 49 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, वो कहते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ पेमेंट होगा वो क्या होगा। थियोरेटिकली रेलेवेंट है हमारे चैप्टर के लिए, क्योंकि हमारा जो डिसोल्यूशन है इसमें एक बात सर्टेन है कि जो पार्टनर्स हैं वो पैसे की कोई कमी नहीं है उनके पास, दे कैन सेटल एवरीथिंग एट द एंड, जो कि नॉट नॉर्मल रियलिटी ऑफ द डिसोल्यूशन होता है। कभी डिसोल्यूशन हो ही इसीलिए रहा है, कहीं ना कहीं हम कमजोरी आई पड़ी है, राइट। तो जो हाई लेवल पे जब आप जाओगे तो डिसोल्यूशन के साथ एक और वर्ड अटैच होता है जिसे हम इंसॉल्वेंसी कहते हैं, कि कुछ पार्टनर जो हैं 1 या 2 इंसॉल्वेंट हो गए, कंपनी एज ए सच पूरी उनके पास इतनी एसेट नहीं है कि वो लायबिलिटी को बैक कर पाए। तो ऐसी सिचुएशन आएगी तभी तो डिसोल्यूशन की तरफ भागेगा इंसान। तो बट ये सिचुएशन है कि भाई एसेट्स हमारे जो एसेट रियलाइज होता है वो ऐसा तो नहीं होगा कि एक साथ हो गया, कि भाई कभी लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, वो धीरे धीरे सेल होंगी ना। एक ही डेट में सारे ग्राहक थोड़े आ जाएंगे आपके यहाँ, क्योंकि आप बेचना चाहते हो। तो जैसे जैसे पैसा आता है वैसे वैसे पेमेंट होती है। तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट में वो कहते हैं कि आप किस ऑर्डर में पे करने वाले हो। आपके पास जो लोगों का पैसा देना बाकी है उनमें प्रायोरिटी क्या होगी? तो उन प्रायोरिटी में सबसे पहली चीज आती है तुम्हारी रियलाइजेशन और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। दूसरा आता है आउटसाइडर्स लायबिलिटी। आउटसाइडर्स लायबिलिटी मतलब पार्टनर की तरफ से हटा दो तो उसे आउटसाइडर्स कह देंगे, या एक्सटर्नल लायबिलिटी, जिसमें पहले देंगे हम सिक्योर्ड लायबिलिटीज को पेमेंट और फिर देंगे हम अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज को पेमेंट। ठीक है, मतलब आउटसाइडर लायबिलिटी एंड तुम्हारी जो आउटसाइडर लायबिलिटी है उसमें भी 2 बाइफर्केशंस है। दैट इज सिक्योर्ड लायबिलिटीज को पहले देना। सिक्योर्ड लायबिलिटीज कौन सी हुई? जिसके अगेंस्ट कोई ना कोई एसेट दे रखा है एज अ मॉर्गेज या एज अ सिक्योरिटी, उसे हम बेसिकली आउटसाइडर्स लायबिलिटी कह रहे हैं। तो सॉरी, सिक्योर्ड आउटसाइडर्स लायबिलिटी कह रहे हैं। ठीक है, और अनसिक्योर्ड हुआ जिसके पीछे कोई एसेट की बैकिंग नहीं है, लाइक क्रेडिटर्स हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ये अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज है। तो एक प्लेटफॉर्म पे ये प्रोरेटा पे होता है। प्रोरेटा क्या मतलब हुआ? पे होता है
कि सपोजिटली फॉर एग्जांपल यहाँ दो लायबिलिटीज है, एक बैंक लोन है, ठीक है, और एक टर्म लोन है। बैंक लोन हो गया हमारा बेसिकली सपोज 10 लाख का, और टर्म लोन है 5 लाख का, और इस डेट पे जो एसेट अवेलेबल है और एसेट सोल्ड है वो हमने सेल करे 3 लाख की, ठीक है। सो एज फार एज से पेमेंट इज कंसर्न, अगर सपोज ऑन अ पर्टिकुलर डेट सिक्योर्ड लायबिलिटी इतनी है, टर्म लोन इतना है, और पहला एसेट का रियलाइजेशन 3 लाख का आया रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करने के बाद, तो इस 3 लाख में से इनको कैसे पेमेंट होगी? ये तो पैरेलल खड़े हैं ना, एक लेवल के लोग हैं ना, दोनों सिक्योर्ड है, तो फिर इनके रेशियो में पहले 3 लाख की पेमेंट होगी, दैट इज 2:1 में 2 लाख इसको दिया जाएगा और 1 लाख इनको दिया जाएगा, तो 8 लाख इनके बच जाएंगे, और फिर इनके 4 लाख बच जाएंगे। और जैसे जैसे एसेट रियलाइज होता जाएगा इनको 2:1 में देते जाएंगे जब तक कि ये खत्म ना हो जाए, ठीक है। और जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद भी अगर एसेट रियलाइज होती है तब नंबर आएगा अनसिक्योर्ड लायबिलिटी का, और जब अनसिक्योर्ड लायबिलिटी को पेमेंट करोगे तब भी यही सेम तरीका चलेगा अगर एक से ज्यादा अनसिक्योर्ड लायबिलिटी है, यानी कि उनकी भी रियलाइजेशन की पेमेंट उनके अमाउंट ड्यू में होगी, जो पैसा बाकी है उनका। तो ये क्वेश्चन इसके ऊपर बिल्डअप हो सकते हैं, लाइक 3 मार्क का 2 मार्क का ये बिल्डअप हो सकते हैं। दिस इज अ एरिया जो कि अनटच्ड रहा है आज तक। सो बिलीव मी, एक क्वेश्चन होता है बोर्ड में जो कभी उन्होंने टच नहीं किया है बुक से, राइट, तो वो कहीं ना कहीं वो डाल देते हैं ताकि तुम लोग सरप्राइज खेलो, राइट। तो बेसिकली इसको समझना होगा कि हम सबसे पहले बाहर वालों की पेमेंट करते हैं, और बाहर वालों की जो पेमेंट करेंगे वो प्रोरेटा पेमेंट होती है, जितना ड्यू अमाउंट है उसके प्रोपोर्शन। इनका जब काम हो जाएगा तब अनसिक्योर्ड लायबिलिटी की पेमेंट होती है, और जब इन दोनों की पेमेंट हो जाएगी तो पार्टनर्स लोन का नंबर आएगा, फिर पार्टनर्स लोन की पेमेंट होगी, और फिर जब पार्टनर्स लोन भी कवर हो जाएगा तब कहीं जाके पार्टनर्स कैपिटल की बारी आएगी कि उनको हम पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली सब जहां जहां होगा वो पर्टिकुलर रेशियो में होगा, अगर एक से ज्यादा लोन है तो लोन के रेशियो में पेमेंट होगी जब तक कि पूरा पैसा ना हो, अगर पूरा हो जाएगा तो फिर सबको पूरी पेमेंट कर देंगे, पर अगर जैसे इनएडिक्वेसी रही तो हरदम प्रोरेटा पेमेंट होगी हर स्टेप में जहां एक से ज्यादा लोग उस स्टेप में हैं। एंड पार्टनर्स कैपिटल में तो वैसे ही एक से ज्यादा ही रहेंगे, एंड लास्टली जो बचा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। नॉर्मली सेठ यहाँ तक आने की नौबत पड़ती नहीं है, जब आपके पास पैसे नहीं थे तभी तो ये खेल खेल रहे थे, पैसे होते तो यहाँ तक आने की नौबत थोड़ी आती है, राइट। सो लेट्स सी एग्जांपल इसका देखते हैं हम। सो बताओ इलस्ट्रेशन 3 में क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास, युवराज सिंह? Sir, A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. Mrs. A has given a loan of 20,000 to the firm, and the firm had also taken a loan of rupees 10,000 from B. तो मिसेस ए तो आउटसाइड, मिसेस बी का लोन है और मिस्टर बी का लोन है। नहीं मिसेस ए का और बी का, उसमें कोई वो नहीं है मिस्टर या मिसेस, तो वो मिस्टर ही होंगे ना, तभी तो बात हो रही है। तो नहीं मिसेस सर, ए का कितना लोन है वो बताओ। 10,000। नहीं अरे सॉरी, ये भी जब उसने कहा पार्टनर और फिर वर्ड यूज करता है मिसेस, तो बट ऑब्वियस ये मिस्टर ही होगा कि ये भी मिसेस ही है। नहीं सर मुझे ऐसा लग रहा है पार्टनर है, ये मिसेस ए पार्टनर नहीं है, ये आउटसाइड लायबिलिटी अरे है। जो भी है बता कितना है अमाउंट मिसेस ए? 20,000। और दूसरा मिस्टर बी का? ये 10,000 है, ये पार्टनर होगा। तो अब क्या पूछते हैं ये? The firm was dissolved and its assets were realized for 25,000. अब 25,000 रुपए आए इनके पास एसेट से, कैसे देना है इनको? सबसे पहले होगा मिसेस ए का, क्योंकि आउटसाइड लायबिलिटी है। तो मिसेस ए का 20,000 पे हो जाएगा, उसके बाद बचेगा 5,000 रुपया। हाँ, अब किसकी पेमेंट होगी?
अब उसमें से बी को देंगे क्योंकि वो पार्टनर है। बी को 20 लोन को देंगे, 20 लोन को 5,000 देंगे, उसके 5,000 की डेफिशिएंसी रह जाएगी जो हम पे नहीं कर सकते। सो तो 5,000 रह गया ना लेफ्ट, दैट इज बेसिकली कॉल्ड डेफिशिएंसी, दैट इज द फर्म इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे इट आउट। तो इसको हम बेसिकली डेफिशिएंसी कहते हैं। समझ में आती है बात? ठीक है। तो कहानी ये है कि जो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट है दैट इज ए स्मॉल क्वेश्चन, बट कहीं ना कहीं ये अपना प्लेस बना सकता है, इसमें थोड़ा सा दम है। ठीक है। तो नाउ दिस इज द थियोरेटिकल, ये थोड़ी थियोरेटिकल बैकग्राउंड थी इसकी। अब हम इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आते हैं, राइट? कि प्रैक्टिकली हमें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म को कैसे डील करना है। ठीक है।